इकोनॉमिक्स क्लास और इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर हमने बेसिक बेसिक बातें कर ली थी। किस तरीके से हमारे देश में अंग्रेजों ने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बर्बाद करा, किस तरह से उन्होंने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का नाश करा और हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को भी इन्फ्लुएंस करा। ठीक है, ये तो मैंने तुम्हें एक तरीके से चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, अभी असली चीजें बाकी हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि सच कहें, प्रॉपरली बोलें, जब अंग्रेजों से हमें आज़ादी मिली तो उस समय हमारे इंडिया की इकोनॉमी की पोजीशन क्या थी। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि जब ये हमें छोड़कर गए तो बहुत ही घटिया पोजीशन इन्होंने हमारे देश की बना दी थी। चक्कर क्या है, हमने नहीं भगाया अंग्रेजों को, अंग्रेज खुद गए। भाई एक एग्जांपल सुनो, जब किसी के घर में कुछ खाने पीने को नहीं बचा, जब किसी के घर में सर पे ढकने के लिए छत में जान नहीं बची, जब किसी के घर में कोई धन दौलत नहीं बची, तो मेहमान क्या रुकेगा वहां पर? नहीं रुकेगा। वही काम अंग्रेजों ने करा। जब इन्होंने हमसे हमारा सब कुछ छीन ही लिया, ऑलमोस्ट बर्बाद ही कर दिया, तब ये हमें छोड़ के चले गए कि अब ये किसी काम के नहीं रहे। तो इस तरह की नीति अंग्रेजों ने अपनाई। लेकिन कुल मिलाकर हमारे इंडिया की पोजीशन थी क्या, वो अब हमें पढ़ना है। मतलब जब हमें आज़ादी मिली तो हमारी इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या खासियत थी। तो आज के लिए फर्स्ट हेडिंग डालो, फीचर्स, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कब? जब इंडिपेंडेंस का टाइम हुआ, इंडिपेंडेंस ईव। कब की बात हो रही है? बात उस समय की है जब देश को क्या मिल चुकी थी? स्वतंत्रता। तो देखो एक ही खुशी थी बस, कि हमारा देश आजाद हो गया। और इस खुशी के अलावा बाकी सारी बातें किस चीज से भरी हुई थी? दुख से। और सबसे बड़ा दुख ये था कि भारत एक मुल्क नहीं रहा था, दो टुकड़े हो गए थे, पाकिस्तान। और सिर्फ टुकड़े ही नहीं हुए, एक बहुत बड़ा दुश्मन पैदा हो गया। सोचो एक घर के अंदर दो भाई हैं और एक भाई दूसरे भाई का क्या बन जाए? दुश्मन बन जाए। तो बताओ क्या वो घर चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। कुछ भी हो सकता है, दुश्मन है। ठीक है, तो इन्होंने हमारे देश की क्या हालत उस समय कर दी थी, मैंने मोटे मोटे तौर पर अभी तक तुम्हें बताया। अब मैं तुम्हें ब्रीफली बताऊंगा, मतलब बहुत ही बारीकी से बताऊंगा। बारीकी समझते हो? बहुत ही पतली पतली और छोटी छोटी बातें। सबसे पहले अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि हमारे देश में जब आज़ादी मिली, क्या बहुत ही हाई लेवल की ग्रोथ थी? बहुत ही हाई लेवल की ग्रोथ? या थी ही नहीं ग्रोथ? ग्रोथ नहीं थी। भाई ग्रोथ होती तो क्या अंग्रेज जाते? नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो लूटते, वो हमको अभी और लूटते। जब हम लूट चुके थे तब उन्होंने हमको छोड़ा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं थी। अगर मैं डाटा की बात बोलूं, ध्यान से सुनना, डाटा की अगर हम बात बोलें तो ग्रोथ जो थी वो तकरीबन 2% से भी कम थी। 2% से भी कम। अभी तुम्हें मालूम नहीं है ये 2% क्या है। ऐसे समझ लो कि तुम्हारे पेपर में 100 में से कितने नंबर आए? 2 नंबर आए। बताओ क्या पास हुए हो? नहीं। क्या फेल हुए हो? हाँ, थोड़ा बहुत फेल हुए हो या बहुत बुरी तरह फेल हुए हो? भाई 2% नंबर है, बहुत बुरी तरह फेल हुए हो। समझ रहे हो ना? बस हमारा देश भी फेल हो गया था, हमारा देश भी तकरीबन फेल ही हो चुका था। ठीक है, तो जब किसी देश की ग्रोथ बहुत ही कम होती है या होती ही नहीं है, ठीक है, तो हम ऐसी इकोनॉमी को बोलते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी क्या कहलाती है? स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट का मतलब होता है स्टेबल इकोनॉमी। स्टेबल इकोनॉमी का मतलब होता है ऐसी इकोनॉमी जहां पर ग्रोथ बढ़ती ही नहीं है, जहां पर ग्रोथ राइज करती ही नहीं है, बढ़ नहीं रही है ग्रोथ, हाँ कम जरूर होगी, कम जरूर होगी। ठीक है, तो पहला फीचर लिखो कैपिटल ए हेडिंग बनाकर, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी कहलाती थी? स्टैग्नेंट इकोनॉमी। ठीक है, तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहने, स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहने का क्या मतलब हुआ? जहां पर कुछ भी मजा नहीं रहा, सिर्फ क्या रही? सजा। ठीक है, तो पहले स्टैग्नेंट इकोनॉमी के आगे लिखो, कॉलन बना देना। ये जो मैं दो डॉट लगाता हूँ ना, दिस इज कॉल्ड कॉलन, इसको कॉलन कहते हैं। तो लिखो स्टैग्नेंट इकोनॉमी के लिए एन इकोनॉमी, ए एन, एन इकोनॉमी इन विच ग्रोथ। बताओ कैसी इकोनॉमी? ग्रोथ बहुत होती है या होती ही नहीं है? होती ही नहीं है। तो लिखो
एन इकोनॉमी इन विच ग्रोथ इज वेरी लिटिल, इन विच ग्रोथ इज वेरी लिटिल, बहुत ही कम ग्रोथ, ग्रोथ इज वेरी लिटिल, या तो बहुत कम या होती ही नहीं है, वेरी लिटिल और नो ग्रोथ, बोर्ड पे लिखा हुआ है, और नो ग्रोथ, या तो ग्रोथ होती ही नहीं है या बहुत ही कम होती है, ठीक है, इज वेरी लिटिल और नो ग्रोथ। ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस मतलब जब हमें आजादी मिली, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज completely a stagnant economy. During independence, Indian economy was completely, Indian economy was completely a stagnant, Indian economy was completely a stagnant economy. कैसी इकोनॉमी थी? स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, मतलब कि जहां पर कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रही, ठीक है। तो देखो इस बुक के अंदर खासियत है, तुम्हें बात बात पर क्या लिखना पड़ेगा? डाटा, आंकड़े बताने पड़ेंगे। अगर ग्रोथ थी तो कितनी थी, अगर देश के अंदर एजुकेशन थी तो कितनी थी, अगर स्कूल उस समय थे तो कितने थे, अगर देश के अंदर सरकारी अस्पताल थे तो कितने थे, कितने प्राइवेट सेक्टर थे, तो सारी बातें तुम्हें डाटा बताना पड़ेगा, संख्याएं बतानी पड़ेंगी। तो एक बात ध्यान रखना, अगर टेस्ट में और पेपर में तुम डाटा लिखो तो सही डाटा लिखना, वरना मत लिखना। क्यों? क्योंकि अगर तुमने डाटा गलत लिख दिया, डाटा मतलब ये, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था ना 2%, तो अपनी मर्जी से नहीं दिया था, रियल रियल डाटा बताया था मैंने। तो अगर डाटा वगैरह आए तो लिखना तो सही लिखना, गलत मत लिखना, क्योंकि अगर तुमने डाटा गलत लिखा और थ्योरी सही लिखी तो वो थ्योरी को भी नहीं देखेंगे, वो काट देंगे पूरा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, डाटा अगर याद आए तो सही लिखना है, वरना लिखना मत। तो देखो मैंने बताया कि वो पूरी तरह से कैसी इकोनॉमी थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, ठीक है। हाँ देखो मैंने ना ये हेडिंग डलवाया ए, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, ठीक है। इसके लिए फर्स्ट पॉइंट लिखो, नंबर 1। कुछ और बातें और लिखवाऊंगा अभी। मैंने ये बोला कि ग्रोथ तो थी ही नहीं, ग्रोथ नहीं थी, या फिर ग्रोथ कैसी थी? ना के बराबर थी, या तो ग्रोथ थी ही नहीं या फिर ना के बराबर थी। तो लगभग थी कितनी ये भी तो बताओ भाई, कुछ तो होगी, तो वो बताऊंगा। लिखो नंबर 1 में, इफ इफ वी कंसिडर, इफ वी डब्ल्यू ई, इफ वी कंसिडर एस्टिमेट्स, इफ वी कंसिडर एस्टिमेट्स, एस्टिमेट्स का मतलब होता है अगर हम उस समय जो डाटा इकट्ठा करा था, उस समय के जो आंकड़े थे उनके हिसाब से बोले तो, इफ वी कंसिडर एस्टिमेट्स देन कंट्रीज ग्रोथ, बोर्ड पे लिखा हुआ है, देन कंट्रीज ग्रोथ मतलब देश की ग्रोथ, देश का विकास। इफ वी कंसिडर एस्टिमेट्स देन कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट, कंट्रीज ग्रोथ, कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट। देखो एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, और रियल का मतलब होता है वास्तविक, और आउटपुट का मतलब तो हमें मालूम ही है, आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन, आउटपुट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन। एग्रीगेट का मतलब टोटल। बताओ जब तुम ग्रोथ की बात कर रहे हो तो किसी एक फैक्ट्री का प्रोडक्शन देखोगे या पूरी कंट्री का प्रोडक्शन देखोगे? पूरी कंट्री का देखा जाएगा। पूरी कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स बन रहे हैं, पूरी कंट्री के अंदर जितनी भी सर्विसेज चल रही हैं, सबको देखेंगे, सारा का सारा कंप्लीट प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसी की बात हो रही है। तो उस समय क्या बहुत उत्पादन हो रहा था, बहुत धंधा चल रहा था, बहुत गुड्स बनते थे? नहीं, अंग्रेजों ने सब चूस लिया था हमें। तो लिखो
देन कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट, एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ 20th, बोर्ड पे लिखा हुआ है 20th century, during the first half 20th century was less than 2%. कितनी ग्रोथ थी? 2% से भी कम, less than 2%, less than 2%, मतलब 2% से भी कम ग्रोथ उस समय थी, less than 2%. and growth per capita, ग्रोथ पर कैपिटा का मतलब होता है 1% की ग्रोथ, ग्रोथ पर कैपिटा आउटपुट, ग्रोथ पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर, ग्रोथ पर कैपिटा, बोर्ड पे लिखा हुआ है ग्रोथ पर कैपिटा, देखो बोर्ड पे, ग्रोथ पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर was मेगर, बोर्ड पे लिखा हुआ है मेगर 0.5%, मेगर का मतलब होता है 0.5% से भी कम, मेगर का मतलब होता है 0.5% से भी कम, मेगर 0.5%, मतलब ग्रोथ थी तो 2% से कम थी, और ग्रोथ पर कैपिटा थी वो 0.5% से भी कम थी, मतलब बहुत ही कम थी, ठीक है, मेगर थी, मेगर मतलब बहुत ही कम। तो बहुत ही खराब दुर्दशा हमारे देश की उस समय बनी हुई थी, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। जिस समय हमारे देश को आजादी मिली, शब्दों में नहीं बताया जा सकता, इतने बुरे हालात हमारे देश के थे। अब तुम्हें लिखना है सेकंड पॉइंट। देखो सेकंड पॉइंट को समझाने से पहले 2-3 बातें समझो जरा। देखो हमें ना अक्सर लोगों के किस चीज की बातें करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बातें करते हैं। अच्छा अगर मैं कंपैरिजन करूं कि इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और यूएसए के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्या दोनों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम होता है? अब तुम सोचोगे पहले तो ये पता चलना चाहिए कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता क्या है ना। देखो वैसे ना एक सच बात बताऊं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई एक चीज नहीं आती, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बहुत सारी चीजें आती हैं। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम, हमारी संस्कृति, हमारी हॉस्पिटल की फैसिलिटी, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, हमारी कंपनी, हमारी टेक्नोलॉजी। मुझे बताओ आज हमारे तकरीबन सभी घरों में एसी देखने को मिल जाता है, हर ज्यादातर लोगों के घरों में फ्रिज भी है, कलर टीवी है, बल्कि आजकल कलर टीवी होना तो एक बहुत आम बात हो गई है। मुझे बताओ क्या 1947 मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ था, क्या उस समय भी हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऐसा था? नहीं था। क्या हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और अमेरिका का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिल्कुल सेम है? बिल्कुल भी नहीं है। जो चीजें उनके पास हैं वो चीजें हमारे पास नहीं है। हो जाएंगी, ऐसी बात नहीं कि नहीं होंगी, एक दिन तो हो ही जाएंगी, वो बात अलग है। जब तक हम उन चीजों पर पहुंचेंगे अमेरिका उससे भी आगे निकल जाएगा। खैर मैटर ये नहीं है कि हमारे पास क्या है या उनके पास क्या है, मुद्दे की बात हम ये कर रहे हैं कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 1947 में कैसा था। क्या हमारे देश के लोगों पर करने के लिए खूब खूब काम धंधा था? खूब खूब काम धंधा नहीं था। जब आज की डेट में नहीं है तो तब क्या खाक होगा? काम धंधे नहीं थे, और जब काम धंधे नहीं थे तो बताओ लोगों की इनकम बनेगी? कोई इनकम नहीं बनेगी, या तो इनकम नहीं बनेगी या फिर इनकम बहुत ही कम बनेगी। अगर कोई बीमारी हो जाएगी तो उस बीमारी का उसको अच्छा इलाज मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। भाई बीमारी का इलाज कहां से मिलेगा जब देश के अंदर अस्पतालों की स्थिति ही अच्छी नहीं है। समझ रहे हो ना इस चीज का मतलब। तो देखो इतनी सारी दिक्कतें, तो जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं होता तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट के बाद है ना सेकंड पॉइंट लिखना। सेकंड पॉइंट में मैं बातें करूंगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, ठीक है। सेकंड पॉइंट में कोई हेडिंग वेडिंग नहीं देना, अभी मैंने नंबर 1 पॉइंट लिखवाया है, बस सेकंड पॉइंट और लिखवा रहा हूं। तो देखो हमारे देश में उस समय अगर हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें
लोगों की इनकम की बात करें, लोगों के गुड्स और सर्विसेज की बात करें तो बिल्कुल रद्दी था, ना के बराबर था। और दूसरी चीज और है, हमारे देश में ना उस समय हॉस्पिटल की फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं थी। तो जरा जरा सी कोई बीमारी होती थी ना, जैसे कि मलेरिया हो गया, है ना, जैसे कि मलेरिया, चिकन पॉक्स, इस तरह की जो बीमारियां होती थी, मुझे बताओ आज किसी को अगर मलेरिया हो जाए या चिकन पॉक्स हो जाए तो वो कहेगा ये कौन सी बड़ी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बच्चे बच्चे को हो जाता है और ठीक भी हो जाता है। वो आज की डेट में ठीक हो जाता है, लेकिन उस समय इस बीमारी को पता है क्या माना जाता था? एपिडेमिक माना जाता था। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि एपिडेमिक का क्या मतलब होता है। एपिडेमिक हम उस पर्टिकुलर डिसीज को कहते हैं, एपिडेमिक किसे बोला जाता है? एपिडेमिक उस डिसीज को कहते हैं जो बहुत ही थोड़े समय में काफी सारे लोगों के अंदर फैल जाती है। अगर कोई बीमारी कुछ ही समय के अंदर अंदर, ज्यादा टाइम नहीं लगता इसको फैलने में, कुछ ही समय के अंदर अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीमार कर देती है, ऐसी बीमारी को एपिडेमिक का नाम दिया जाता है। जैसे कि आजकल के समय में ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है? कोरोना, तो उस हिसाब से समझ लो। खैर उस समय तो कोरोना नहीं था, उस समय तो कोरोना की जरूरत ही नहीं थी, मलेरिया ही काफी था, तो बहुत बड़ी बातें मानी जाती थी। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं मलेरिया का। मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम कि उस समय कौन सी बीमारियां फैल रही थी, ठीक है, गूगल करोगे तो पता चल जाएगा। बस इतना ध्यान रखो कि एपिडेमिक कहने का मतलब ऐसी बीमारी जो थोड़े ही समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैल जाती है। क्यों फैल जाती है? क्योंकि प्रॉपर इलाज नहीं है। प्रॉपर इलाज क्यों नहीं है? क्योंकि प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं है। प्रॉपर हॉस्पिटल क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे देश के पास पैसा नहीं है। हमारे देश के पास पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि अंग्रेजों ने लूट लिया था। मैंने बताया था ना, मिठाई का डब्बा पूरा चाट गए और खाली डब्बा छोड़ गए। ये तो भला हो हमारे देश की मेहनती लोगों का, जो आज हमने उस डब्बे को काफी हद तक भर दिया है। बहुत ही कमाल के और मेहनती हमारे देश के लोग हैं। तो अक्सर ये चीज देखने को मिलती थी, एपिडेमिक्स। एक दूसरी आइटम और होती है फैमिन। क्या बोला जाता है? फैमिन। अभी मैं ये सारी बातें लिखवा दूंगा, बस तसल्ली से समझते रहो। देखो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की खासियत यही है कि जितने भी नए नए शब्द आएंगे ना, जितनी भी नई नई बातें आएंगी, उनको मैं तुम्हें तसल्ली से समझाऊंगा और उन बातों को तुम्हें ध्यान रखना है। और जितना ज्यादा लिखकर प्रैक्टिस करोगे, इस बुक का यही एक इलाज है, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा सीखोगे और उतना ज्यादा तुम्हें ध्यान रहेगा। तो अब बात करते हैं फैमिन की। तो देखो, फैमिन भी कुछ कम नहीं होता। फैमिन का क्या मतलब होता है? फैमिन का मतलब होता है जो हमारे जीवन की जरूरत की चीजें होती है ना, जैसे कि पहनने के लिए कपड़े होने चाहिए, खाने के लिए रोटी होनी चाहिए, रहने के लिए जगह जगह होनी चाहिए, पढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, करने के लिए काम होना चाहिए। जब इन सब चीजों की कमी होती है तब ऐसी कंडीशन कहलाती है फैमिन। बताओ, जब किसी के पास एजुकेशन ही नहीं होगी तो वो जीवन में कुछ काम कर ही नहीं पाएगा। मैं एक मोटी मोटी बात कर रहा हूं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर एजुकेशन नहीं है तो जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता, कर सकता है, लेकिन मैं एक रफ आइडिया बता रहा हूं कि अगर एजुकेशन नहीं है तो वो कुछ पर्टिकुलरली पढ़ाई से रिलेटेड काम नहीं कर पाएगा, और जब काम नहीं कर पाएगा तो उसको कुछ इनकम भी नहीं होगी, और जब इनकम नहीं होगी तो हर जगह क्या फैलती जाएगी बहुत तेजी से? पॉवर्टी। पॉवर्टी का क्या मतलब होता है? पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। जगह जगह तुम्हारी तरह मेरी तरह क्या दिखाई देंगे? गरीब लोग दिखाई देंगे। भाई तुम तो अमीर हो, मेरी तरह गरीब लोग दिखाई देंगे जगह जगह। क्यों? क्योंकि उस समय ये तेजी से फैल रहा था। क्या फैल रहा था भाई? एक तो एपिडेमिक फैला हुआ है, एपिडेमिक मतलब बीमारी फैली हुई है, और दूसरी तरफ लोग भुखमरी के शिकार हैं, लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, लोगों के पास सफाई करने के लिए पानी की सुविधा नहीं है, लोगों के पास पढ़ाई के लिए शिक्षा नहीं है। बताओ, आदि दिक्कतें थी हमारे देश में उस समय। अब लिखो सेकंड पॉइंट। तो देखो, मैं जितना भी चीजें अभी तक मैंने समझाई हैं, अगर मैं उनको सम अप कर दूं तो मैंने तुम्हें 3 बातें बताई। कौन कौन सी 3 बातें बताई? एक तो मैंने बताया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फिर मैंने बताया कि एपिडेमिक्स क्या होते हैं, फिर मैंने बताया कि फैमिन क्या होते हैं। उस समय हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हमारा जो इनकम का लेवल था, हमारा जो इनकम का लेवल था वो बहुत ही कम था, लो था। एपिडेमिक्स, बीमारी बहुत तेजी से फैल रही थी। फैमिन, जरूरत की चीजें हमारे पास नहीं थी,
ना तो हमारे पास पहनने के लिए कपड़े थे, ना ढंग का खाना था, समझ रहे हो ना, भुखमरी ही भुखमरी थी, गरीबी ही गरीबी थी। तो अब लिखो सेकंड पॉइंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल was standard of living of people was, बोर्ड पे लिखा हुआ है was miserably, अभी मैं इसका मतलब बता दूंगा, पहले लिख लो। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग was miserably low, miserably low, LOW। बोर्ड पे देखो जरा, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा था, लो नहीं था, मिजरेबली लो था। तो देखो लो होना क्या होता है, लो होना होता है कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही नीचे था। लो होने का क्या मतलब है, लो होने का यही तो मतलब है कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा था, बहुत ही नीचे था। लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मिजरेबली लो की। मिजरेबली लो की मतलब होता है बहुत ही बुरी तरह नीचे था। देखो एक तो कहते हैं कि फेल हो गया और एक कहते हैं बहुत बुरी तरह फेल हुआ। देखो नॉर्मली 33% वाला, जिसकी परसेंटेज 33 से कम होती है वो फेल हो जाता है, और जिसकी परसेंटेज 2% है, बताओ परसेंटेज ही 2% आई है, तो ये फेल नहीं है, ये मिजरेबली फेल है। मिजरेबली मतलब बहुत बुरी तरह। एक तो होता है नलायक और एक होता है अव्वल दर्जे का नलायक, उसे कुछ पता ही नहीं है दुनिया का, टीचर क्या भगवान भी नहीं पढ़ा सकता उसको, ऐसा नलायक। तो एक तो होता है वीक स्टूडेंट और एक होता है मिजरेबली वीक स्टूडेंट। ठीक है, हो जाते हैं कुछ लोग मिजरेबली वीक। तो उस समय हमारा देश का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो लो नहीं था, वो मिजरेबली लो था, बहुत बुरी तरह नीचे के पायदान पर पड़ा हुआ था। मतलब ऐसे समझ लो, यहां पर इंडिया तो यहां पर अमेरिका, समझ रहे हो ना। तो लिखो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल वॉज मिजरेबली लो, मतलब बहुत ही बुरी तरह नीचे था। क्यों था भाई, जगह जगह क्या फैली हुई थी, बीमारी। बोर्ड पे देखो, जगह जगह क्या फैली हुई थी, बीमारी फैली हुई थी। लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, रहने के लिए जगह नहीं थी, हर जगह भुखमरी थी। बताओ, इमेजिन कर सकते हो ना हमारे देश की क्या हालत रही होगी। ऐसी हालत में छोड़कर अंग्रेज हमें गए थे, और छोड़कर नहीं गए थे, हमारी ऐसी हालत वही तो करके गए थे। और कौन करके गया था, जिनको आज हमने सर पे बिठा रखा है, उन्होंने हमारी ये दुर्दशा करी थी। तो लिखो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल वॉज मिजरेबली लो सिंस एपिडेमिक्स। बोर्ड पे लिखा हुआ है एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स के अंदर उन बीमारियों को शामिल किया जाता है। देखो एपिडेमिक कोई बीमारी नहीं होती, एपिडेमिक के अंदर वो बीमारियां आती हैं। एपिडेमिक एक कैटेगरी है, एपिडेमिक कोई बीमारी नहीं है, एपिडेमिक एक कैटेगरी है। उस कैटेगरी के अंदर बीमारियां आती हैं, उस कैटेगरी के अंदर वो बीमारियां आती हैं जो थोड़े ही समय में बहुत तेजी से फैलती है। समय है थोड़ा, फैलेगी बहुत तेजी से। was miserably low since epidemics and famines। तो जगह जगह क्या था, जगह जगह एपिडेमिक्स थी और जगह जगह क्या थी, जगह जगह फैमिन्स थी। तो लिखो since epidemics and famines were recurring। बोर्ड पे लिखा हुआ है were recurring। अभी मैं इसका मतलब भी बता दूंगा। मैं तुम्हें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हर एक शब्द पर कम से कम 1-1 घंटे तक एक्सप्लेन कर सकता हूं। सोचो, एक एक शब्द पर, वो तो हमारे पास टाइम लिमिट में है, इसलिए मैं अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल रखता हूं, वरना मैं हर एक शब्द पर इतना बता सकता हूं कि तुम्हारी नसों में खून की जगह वो शब्द बहने लगेगा। समझ रहे हो गहराई का मतलब। ये लंबी लंबी फेंक नहीं रहा हूं मैं, लंबे लंबे बिल्कुल नहीं फेंक रहा हूं। तो देखो मैंने लिखवाया epidemics and famines were a recurring phenomenon, were a recurring phenomenon। बोर्ड पे लिखा हुआ है phenomenon, recurring phenomenon। देखो रिकरिंग का मतलब होता है बार बार,
रिकरिंग का मतलब क्या होता है? बार बार, रिपीटिंग। और फेनोमेनन का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जो हर जगह फैला हुआ है, फेनोमेनन। ये साइंस का शब्द है, फेनोमेनन साइंस के अंदर इस्तेमाल होता है। जैसे कि तुमने देखा होगा कि हवा के थ्रू हम सांस लेते हैं तो ब्रीथिंग हो रही है। भाई हवा, हवा है ना, हवा में क्या है? हवा में ऑक्सीजन है, और उस ऑक्सीजन को हम लेते हैं तो क्या हो रही है? ब्रीथिंग हो रही है। तो ये ब्रीथिंग क्या है? ये ब्रीथिंग फेनोमेनन है, हम थोड़ी ना कर रहे हैं, अपने आप चल रहा है। तो ये जो बीमारियां फैलती जा रही थी, ये जो भुखमरी होती जा रही थी, ये हम नहीं कर रहे थे, अपने आप फैल रही थी। क्यों? अंग्रेजों की वजह से। अंग्रेज हमें, जैसे कि वो बोलते हैं ना कि हमारी नाव में छेद हो गया था। अब मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। हमारी नाव में क्या हो चुका था? छेद हो चुका था। और हमारी नाव में जब छेद हो गया था तो अंग्रेज हमारी नाव को बीच समुद्र में छोड़कर भाग गए, और उस छेद की वजह से हमारी नाव डूबती जा रही थी। वो तो हमारे इतने मेहनती लोग हैं कि जैसे तैसे करके उस छेद को ढक दिया। समझ रहे हो ना? और आज हम फिर भी काफी बेहतरीन देश हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि अमेरिका के बराबर हम हो गए, ठीक है, लेकिन हाँ, पहले से तो हम बहुत ही बेहतरीन हो गए। इतना ज्यादा क्रियाशील लोग हमारे देश में रहते हैं। तो मैंने बताया कि हमारी इकोनॉमी ऑलमोस्ट कैसी इकोनॉमी थी? स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। स्टैग्नेंट का मतलब है कि ना तो हमारे देश में इनकम थी, ना हमारे देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, ना हमारे देश की पर कैपिटा इनकम थी, ना हमारे देश में एजुकेशन सेक्टर ग्रो कर रहा था, ना हमारे देश में बीमारियों पर कोई कंट्रोल हो रहा था, ना हमारे देश में भुखमरी की कमी थी। समझ रहे हो ना? तो ऐसी इकोनॉमी में जब इतनी ज्यादा दिक्कत है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहलाती है। अब हम बात करेंगे दूसरे फीचर की। अभी तक मैंने तुम्हें सिर्फ एक फीचर पढ़ाया है, ए। अब लिखो कैपिटल बी। कैपिटल ए के बाद देखो जरा, मैंने हेडिंग डलवा रखा था ना, कैपिटल ए। कैपिटल ए के बाद लिखो कैपिटल बी। तो देखो, कैपिटल बी को समझने से पहले, कैपिटल बी को समझने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं। देखो, मान लो एक फैमिली में 5 मेंबर हैं। एक फैमिली में कितने मेंबर हैं? 5 मेंबर हैं। और मैंने पूछा कि पांचों मेंबर की इनकम बताओ एक एक करके। एक ने बोला मैं साल के 100 रुपए कमाता हूं। तुमने ध्यान से सुनी मेरी बात? मैंने क्या बोला? एक ने बोला मैं साल के, महीने के नहीं, साल के, साल के 100 रुपए कमाता हूं। एक ने बोला मैं 500 रुपए कमाता हूं साल के। एक ने बोला मैं 10,000 रुपए कमाता हूं साल के। एक ने बोला मैं 230 रुपए कमाता हूं, और एक ने बोला मैं 400 रुपए कमाता हूं साल के। इन पांचों लोगों ने मुझे जवाब दिया, इन पांचों लोगों ने मुझे जवाब दिया कि हम इतने इतने रुपए कमाते हैं, और वो भी साल के। मुझे बताओ, ये जो मैंने उनसे पूछी, मैंने ये जो उनसे पूछी है, ये पर पर्सन पूछी है ना? पर पर्सन का मतलब क्या होता है? पर पर्सन का मतलब होता है एक एक से पूछना। भाई तुम बताओ कितना कमाते हो, तुम बताओ कितना कमाते हो, पर पर्सन। लेकिन इकोनॉमिक्स में ना पर पर्सन ना बोलकर इसको क्या बोलते हैं? पर कैपिटा इनकम। क्या बोलते हैं? पर कैपिटा इनकम। तो तुम्हें क्या बोलना चाहिए? अगर तुम टेस्ट में लिखोगे तो क्या तुम टेस्ट में ये लिखोगे पर पर्सन की इनकम? नहीं, पर पर्सन की इनकम मत लिखना, तुम्हें लिखना पड़ेगा पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम। मुझे बताओ, आज के जमाने में पूरे साल की कोई इनमें से इनकम कमाता होगा? क्या कोई बंदा एक साल में 10,000 कमाता होगा? क्या कोई एक साल में 100 रुपए कमाता होगा? चौंक रहे हो? थोड़ी सी बात में कितनी गहराई वाली बात कर रहा हूं। देखो, जब हम 1947 की बात करते हैं ना, तो उस समय हमारे देश के लोगों की पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा का मतलब क्या है? पर पर्सन की इनकम मात्र कितनी थी? 250, 230 रुपए थी। एक बंदा एक साल में ऑन एवरेज, एक बंदा एक साल में ऑन एवरेज कितना कमाता था? 230 रुपए कमाता था। बताओ, क्या हमारा देश बहुत बड़े लेवल का देश हो गया? नहीं हुआ। तो देखो, जब किसी देश के अंदर लोगों की इनकम इतनी कम होती है ना, देखो कितनी कम है, तो ऐसी इकोनॉमी को बोलते हैं बैकवर्ड इकोनॉमी।
ऐसी इकोनॉमी को क्या बोला जाता है? बैकवर्ड इकोनॉमी। तो कैपिटल बी के अंदर हेडिंग बनाओ बैकवर्ड इकोनॉमी। जब किसी देश के अंदर लोगों की इनकम बहुत ही कम होती है उस इकोनॉमी को बोलते हैं बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी के अंदर ध्यान से सुनो, बैकवर्ड इकोनॉमी के अंदर बात तो हम सिर्फ इनकम की करते हैं। बैकवर्ड इकोनॉमी के अंदर हम बात तो सिर्फ इनकम की करते हैं। कौन सी इनकम की? पर कैपिटा इनकम की। पर कैपिटा इनकम मतलब पर पर्सन की इनकम। तुम अपनी इनकम बताओ, वो अपनी इनकम बताएगा, ये अपनी इनकम बताएगा, तो ऑन एवरेज पर पर्सन की इनकम की बात होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देश के अंदर और किसी चीज की बात नहीं होगी। बताओ देश, देखो बैकवर्ड का मतलब होता है पिछड़ा हुआ। बैकवर्ड का मतलब ये होता है कि हमारा देश आज भी बहुत पीछे है। बैकवर्ड समझ रहे हो ना? बैकवर्ड, बैकवर्ड का मतलब पीछे है। टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है, साइंस की दुनिया में बहुत पीछे है, कंपनी की दुनिया में बहुत पीछे है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की दुनिया में बहुत पीछे है, ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में बहुत पीछे है, बैंकिंग सेक्टर की दुनिया में बहुत पीछे है, हॉस्पिटल की फैसिलिटी की दुनिया में बहुत पीछे है, एम्प्लॉयमेंट की दुनिया में बहुत पीछे है, एडवांसमेंट की दुनिया में बहुत पीछे है। मैंने कुछ ही बातें बताई, अभी बहुत सारी चीजों में हमारा देश पीछे है। और ये तो मैं आज की बात कर रहा हूं, सोचो उस समय कितना पीछे होगा। तुम इस बात से अंदाजा लगा सकते हो। बताओ एक बंदा एक साल में 230 रुपए कमा रहा है। एक बंदा एक साल में ऑन एवरेज 230 रुपए कमा रहा है। ये बहुत ही कम अमाउंट होता है। हालांकि उस समय 230 रुपए एक बड़ी बात होती थी, लेकिन आज के अंदाजे के हिसाब से लगा लो कि कितना कम अमाउंट है ये। क्यों है कम? अंग्रेज ने सारा बर्बाद कर दिया था। तो पहले बैकवर्ड इकोनॉमी के लिए लिखो, लिखो when we talk about when we talk about when we talk about पर कैपिटा इनकम, बोर्ड पे लिखी हुई है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब एक व्यक्ति की इनकम। मेरी इनकम, तुम्हारी इनकम, मेरी इनकम पर कैपिटा इनकम, तुम्हारी इनकम पर कैपिटा इनकम। When we talk about per capita income, when we talk about per capita income which was very low, बहुत ही कम थी, बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा नहीं थी, बहुत ज्यादा तो आज भी नहीं होती। which was very low मतलब बहुत ही कम थी। which was very low on the eve of, बोर्ड पे लिखा हुआ है on the eve of, on the eve of independence मतलब इंडिपेंडेंस के समय पर ये पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम थी। on the eve of independence लिखो हैंस। तो बताओ ऐसी इकोनॉमी को क्या बोलोगे? ऐसी इकोनॉमी को बोलोगे कि भाई ये इकोनॉमी तो बहुत पीछे है, ये तो अमेरिका से बहुत पीछे है, ये तो चाइना से बहुत पीछे है, ये तो फ्रांस से बहुत पीछे है, ये तो जर्मनी से बहुत पीछे है, ये तो रशिया से बहुत पीछे है। समझ रहे हो ना? ऐसी इकोनॉमी को हम बोलेंगे बैकवर्ड इकोनॉमी। तो मैंने लिखवाया विच वॉज वेरी लो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, विच वॉज वेरी लो on the eve of independence, hence economy can be called as, hence economy can be called as backward economy। क्या बोला जाता है ऐसी इकोनॉमी को? hence economy can be called as backward economy। तो इस तरह की इकोनॉमी को हम बैकवर्ड इकोनॉमी कहना पसंद करेंगे। अब क्या करें भाई, पसंद ही करेंगे। जो भी है जैसी भी है अपनी है, और अपने तो अपने होते हैं, सपने थोड़ी ना होते हैं। कैन बी कॉल्ड एज बैकवर्ड इकोनॉमी मतलब आज भी बहुत पीछे है। अब तो खैर काफी आगे आ गए, बात तो 1947 की हो रही है, ठीक है। तो देखो अब मैं तुम्हें एग्जैक्टली लिखवा देता हूं कि इनकम थी तो कितनी थी। अभी मैंने बता दिया ना कि पर पर्सन की इनकम मात्र कितनी थी? 250 थी। अब ध्यान से सुनो,
एवरेज है। ये जो इनकम मैं लिखवा रहा हूं ना, देखो ये जो मैं बोल रहा हूं ना, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये पर कैपिटा इनकम एवरेज होती है। एवरेज का मतलब समझते हो? सपोज तुमने बोला कि मेरी परसेंटेज 60% आई है, 5 सब्जेक्ट में तुम्हारी परसेंटेज कितनी आई? 60 आई। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि तुम्हारे हर एक सब्जेक्ट में 60 मार्क्स हैं। हो सकता है किसी में 90 हो सकता है किसी में 40 हो सकता है किसी में 70 हो, कुछ भी हो सकता है ना। एवरेज 60 है। तो वही वाली बात यहां पर है। ये जो पर कैपिटा इनकम मैं तुम्हें बोल रहा हूं ना, ये और कुछ नहीं है, ये जस्ट क्या है? एवरेज है। एवरेज का मतलब ये है कि कुछ लोग लाखों भी कमा रहे थे, कुछ लोग लाखों भी कमा रहे थे साल के, और कुछ लोग कुछ भी नहीं कमा रहे थे, जीरो। काम धंधे ही नहीं थे, बीमारियां फैली पड़ी थी, शिक्षा नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं थे, कहां से बेचारे काम धंधा करेंगे? जब काम धंधा ही नहीं है, मुझे बताओ, जब किसी के पास काम ही नहीं है तो उसकी पर कैपिटा इनकम क्या होगी? उसकी पर कैपिटा इनकम जीरो ही होगी। तो कुछ लोगों की इनकम जीरो भी थी और कुछ लोग लाखों भी कमा रहे थे। लेकिन ये जो इनकम मैंने बताई है ना, ये जस्ट क्या है? एवरेज है। एवरेज का मतलब तो ये होता है कि रफ आइडिया, समझ रहे हो ना? रफ आइडिया। तो देखो रफ आइडिया भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, रफ आइडिया भी कितना बुरा है। ये कोई अच्छा है कि एक बंदा एक साल में 230 रुपए कमा रहा है? इतने रुपए तो आजकल बच्चा चूरन खा जाता है 230 रुपए का। तो देखो मैंने तुम्हें बी पॉइंट लिखवाया है, बैकवर्ड इकोनॉमी। हाँ, बी पॉइंट के बाद है ना बाकी की बातें नंबर 1 में लिखो। 2 पॉइंट लिखवाऊंगा इसके भी। मेरा नोट्स बनवाने का तरीका बिल्कुल अमेजिंग है। जो बुक होती है, बुक के अंदर है ना बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, बहुत ही गुड एक्सप्लेनेशन है। कोई सी भी बुक ले लो तुम, एनसीईआरटी को छोड़कर, बुक के अंदर बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। मैं किसी भी बुक को बुरा नहीं बता रहा हूं, ठीक है? सारी बुकें अपने आप में बेस्ट तरीके से लिखी गई हैं। और मेरा नोट्स भी इन्हीं किताबों से होता है भाई, सीधी बात है। मेरा कोई नोट्स ऐसा तो है नहीं है कि मैं भगवान से छाप कर लाता हूं, है ना? मेरा भी नोट्स इसी से ही है, लेकिन मैं उस लैंग्वेज को और भी ज्यादा इजी वे में प्रेजेंट कर देता हूं। तुम कंपेयर कर सकते हो, यू कैन कंपेयर एनी टाइम। तो नंबर 1 पॉइंट में लिखो कि अगर बैकवर्ड इकोनॉमी थी तो उस समय बैकवर्ड इकोनॉमी में पर कैपिटा इनकम थी तो कितनी थी? तो नंबर 1 पॉइंट में ये बात लिखो, द पर कैपिटा इनकम, द पर कैपिटा इनकम, बोर्ड पे लिखा हुआ है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है इंडिया के अंदर एक व्यक्ति की इनकम। द पर कैपिटा इनकम इन इंडिया वॉज जस्ट ₹230। बताओ, इतने में तो आजकल मैकडोनल्ड में चले जाओ, समझ रहे हो ना? और अगर लड़की साथ में हो तो फिर तो बात ही अलग है। द पर कैपिटा इनकम इन इंडिया वो, देखो मैं कितने प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, है ना? ऐसा कोई टीचर नहीं मिलेगा जो इतने लेटेस्ट एग्जांपल देता है। द पर कैपिटा इनकम इन इंडिया वॉज जस्ट ₹230, जस्ट ₹230 ड्यूरिंग, कब की बातें कर रहा हूं? ड्यूरिंग, बोर्ड पे देखो, ड्यूरिंग 1947 टू 1948, है ना? इंडिपेंडेंस की बातें हो रही हैं। कब मिली थी देश को आजादी? 1947 में, 1947 में, है ना? द पर कैपिटा इनकम इन इंडिया वॉज जस्ट ₹230 ड्यूरिंग 1947 टू 1948। ठीक है? तो भाई जब लोगों की पास इनकम नहीं है, जब लोग मेरी तरह क्या है, गरीब हैं, तो बेचारे क्या वो खाना खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। क्या वो बेचारे पहनने के लिए कपड़े इकट्ठे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या रहने के लिए उनके पास शेल्टर होगा? शेल्टर का मतलब होता है आसरा, शेल्टर का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर बंदा रह सके सुरक्षित, ठीक है? तो ना तो खाने के लिए खाना, ना पहनने के लिए कपड़े, ना रहने के लिए जगह। तो भाई इससे ज्यादा बुरी हालत और क्या होगी? इन्हीं को तो मिलाकर हमारे देश में क्या बनती है? पॉवर्टी, गरीबी।
जब रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, इतनी बुरी हालत है, तो इसी को तो कहते हैं पॉवर्टी। और किसको कहते हैं? तो बोर्ड पे देखो जरा, इसका मतलब तुम्हें एक बात समझ में आ गई कि अगर हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम होती है, बोर्ड पे देखो, अगर हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम होती है तो ना तो हम खाना खरीद पाएंगे, ना ही हम कपड़े पहन पाएंगे, और ना ही हम रहने के लिए जगह इकट्ठी कर पाएंगे। और तब जाकर हमारे देश में हर जगह क्या फैल जाएगी? तब जाकर हमारे देश में फैल जाएगी पॉवर्टी। जब लोगों की पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम होगी तो वो इन तीनों में से कोई सी भी चीज नहीं जुटा पाएंगे, और उस कंडीशन में हमारी इकोनॉमी में हर जगह पॉवर्टी फैलेगी। और जब पूरे देश में पॉवर्टी होगी तब ऐसी इकोनॉमी को बैकवर्ड नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? फॉरवर्ड इकोनॉमी। तो लिखो नंबर 2 पॉइंट में इतनी गंभीर बात लिखो, द पॉपुलेशन वॉज वेरी पुअर। भाई पुअर तो होगी, जब लोगों की इनकम ही नहीं है, जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो सबके सब मेरी तरह क्या हो जाएंगे? पुअर। तो लिखो द पॉपुलेशन वॉज वेरी पुअर विदाउट द पॉपुलेशन वॉज वेरी पुअर विदाउट सफिशिएंट फूड। उनके पास खाना नहीं है। सफिशिएंट का मतलब होता है जितने खाने की जरूरत है ना उतना खाना नहीं है, कम है, भूखमरी थी भाई उस समय। सफिशिएंट फूड कॉमा क्लोथिंग, ना ही कपड़े हैं। सफिशिएंट फूड कॉमा क्लोथिंग, है ना, क्लोथिंग एंड शेल्टर। शेल्टर की स्पेलिंग लिख लोगे वैसे तो, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने फिर भी बोर्ड पे लिख दी, मिला लेना अगर मिलाना चाहते हो। शेल्टर का मतलब होता है आसरा, मतलब ऐसी जगह जहां पर हम रह सके। मैं ये नहीं कह रहा कि आलीशान मकान की जरूरत है, एक आलीशान घर होना चाहिए, इतना हो जाए कि सर पर छत हो, सुरक्षित रह सके। सफिशिएंट फूड नहीं है, क्लोथिंग नहीं है, शेल्टर नहीं है, ठीक है, और इन सबसे क्या होती है? इन सबसे बनती है पॉवर्टी। तो इसी में लिख लो क्लोथिंग एंड शेल्टर, लिखो विच क्रिएट पॉवर्टी। पॉवर्टी तो समझते हो ना, पॉवर्टी मतलब गरीबी, पॉवर्टी मतलब निर्धनता, पॉवर्टी मतलब दरिद्रता। शेल्टर विच क्रिएट पॉवर्टी, which create poverty at large level, बहुत ही बड़े लेवल पर। बताओ हमारे देश में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं बड़े लेवल पर। हमारे देश में एजुकेशन बड़े लेवल पर नहीं है, हमारे देश में टेक्नोलॉजी बड़े लेवल पर नहीं है, हमारे देश के अंदर डेवलपमेंट बड़े लेवल पर नहीं है, हमारे देश में पॉवर्टी है बड़े लेवल पर, हमारे देश में पॉपुलेशन है बड़े लेवल पर, हमारे देश में करप्शन है बड़े लेवल पर। अच्छी चीजें बड़े लेवल पर नहीं है हमारे देश में, बुरी चीजें बहुत बड़े लेवल पर है। विच क्रिएट पॉवर्टी एट लार्ज लेवल, मतलब बहुत बड़े लेवल पर क्या फैलती जा रही थी? पॉवर्टी। बड़े लेवल का मतलब है लगभग सभी जगह, पूरे देश के अंदर हर जगह सिर्फ क्या थी? पॉवर्टी थी, हर जगह पॉवर्टी ही पॉवर्टी थी। बैक्टीरिया भी इतना नहीं होता जितनी पॉवर्टी थी। विच क्रिएट पॉवर्टी एट लार्ज लेवल, बहुत ही बड़े पैमाने पर पॉवर्टी थी, एट लार्ज लेवल।